प्रेशर आपके पास वो जो लंबी चौड़ी सी जो डेरिवेशन है, उस लंबी चौड़ी डेरिवेशन के से हमको एक रिजल्ट मिला, और वो रिजल्ट आपके पास क्या था? द प्रेशर एक्सर्टेड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द gas on the wall of the container, on the walls of the container। ये प्रेशर आपके पास एक तरीके से एवरेज प्रेशर है। इसकी दो वजह, एक ये बच्चा हमारे पास वॉल ऑफ कंटेनर कोई फिक्स नहीं है कि एक्स एक्सिस की वॉल है या वाई एक्सिस की वॉल है या जेड एक्सिस की वॉल। पहली बात ये एवरेज प्रेशर है, ये बेस पे भी यही प्रेशर लगता है, साइड पे भी यही लगता है, टॉप पे भी ये लगता है, फ्रंट पे भी ये लगता है, बैक पे भी ये लगता है, पहली चीज। और दूसरी बात, अब बच्चे यहाँ पर एवरेज किसका होगा? एवरेज हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी का होगा। कौन सी वेलोसिटी का? जिस वेलोसिटी से जाकर ये पार्टिकल जाकर इस कंटेनर के दीवारों को हिट करने की कोशिश कर रही है, बार बार टकरा रही है। और इस वजह से जो प्रेशर हमने देखा, जिसको हमने डिराइव किया था, 1/3 और ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में काके मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर एक वेलोसिटी है जिसका नाम हमने क्या रख दिया? VRMS का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, केमिस्ट्री के अंदर आपने VRMS को क्या समझा? पहले फिर हमारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी, फिर हमारी कहानी स्टार्ट होगी, लेकिन पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपने क्या सीखा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आपने वहां पर क्या सीखा, और उसको हम यहाँ पर, क्योंकि ऐसा ना हो क्या आप बच्चे ना यहाँ के ना वहां के बच्चे आप बीच में लटके रह गए, यार कनेक्शन नहीं बन पाया, तो मैं कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दूंगा जिससे आप चीजों को समझ पाओगे। क्या समझे आप आरएमएस से वहां पर, या क्या बताया गया बच्चे आपको? बोलो शाबाश, बोलो। आप बोलोगे तो बात कहानी चल पाएगी ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, मैं अपने तरीके से करा दूंगा, वहां पर आपने अपने तरीके से किया होगा, ना फिजिक्स का क्वेश्चन ढंग से सॉल्व हुआ ना केमिस्ट्री का। तो एक चीज बता दो, कोई बात नहीं मैं करवा दूंगा बच्चे, इसमें से क्या सीखा आपने वहां पर? बोलो शाबाश, एक बता दो ना कुछ सर भी यार। वही इस स्केयर्स को सम करके उनका मीन करते हैं पहले, उसके बाद उसका अंडर रूट ले लेते हैं। उसके तो बाद उसका हम अंडर रूट लेते हैं, एग्जैक्टली हम भी वहीं से शो करेंगे। यहाँ पर RMS का मतलब बच्चा हमारे पास आता है पहले स्क्वायर करना, फिर बच्चे मीन लेना, और फिर बच्चे रूट लेना। लेकिन एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में नहीं आता है, यार इतनी परेशानी क्यों ले रहे हो? आपने एवरेज, क्योंकि बच्चे ये एवरेज प्रेशर ही है, तो यहाँ पर मास का तो एवरेज होगा नहीं, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स जितने भी है उन मॉलिक्यूल्स के पास हमारे पास जो मास है उसका एवरेज हम ले नहीं सकते। मुझे ये मैं एज्यूम करके चलता हूं कि मेरे पास जितना वॉल्यूम है उसमें सब जगह पे गैस होगी, और वो सभी गैसेस के मॉलिक्यूल दीवार पे टकरा रहे होंगे, इसलिए मैं मासेस का एवरेज नहीं ले सकता, क्योंकि कोई ना कोई मास आके टकराएगा। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करनी यार? मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो ना, कि पहले आप वेलोसिटी का स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो, और फिर बच्चे आप उसका स्क्वायर रूट लो, और फिर आप बोलते हो ये मेरे पास अब एवरेज है, तो ये एवरेज वेलोसिटी, तभी तो रूट मीन स्क्वायर है। पर ऐसा करते क्यों है? किसी बच्चे को पता है इसके बारे में? किसी सर वो बच्चे को पता है? डायरेक्शन भी होती है ना वेलोसिटी में, तो वो नेगेटिव भी आ एग्जैक्टली सकती है। हमारे पास बच्चे, जो अब कहानी का दूसरा पार्ट है, जो हमारी वेलोसिटी होती है वो पूरी तरह से रैंडम होती है। ये पूरी तरह से बच्चा हमारे पास रैंडम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई आपका छोटा भाई या बहन होगा, बहुत छोटा उम्र के अंदर, बहुत छोटा बच्चे उम्र के अंदर होगा। अगर कोई पर्सन, कोई मेहमान, कोई आपको कॉल करता है या आपके घर पे आके पूछता है कि भाई आपका छोटा भाई या बहन क्या है, तो आप क्या पर्टिकुलर जवाब दे पाते हो? कि आप बोलते हो इधर उधर ही होगा, तो आप बोलोगे इधर उधर गया होगा, मार्केट गया होगा। आपको पता नहीं है, आपको इतना पता है कि वो पठानकोट के अंदर ही है, लेकिन वो पठानकोट में कहाँ है इसके बारे में आप डायरेक्शन दे देते हो कि वो यहाँ कहीं पर होगा, लेकिन क्या वो वहीं पर होगा इस बारे में गारंटी है? तो आप बोलोगे गारंटी तो नहीं है, रैंडम गेस मार रहे, हम रैंडम गेस लगा रहे कि यहाँ पर हो सकता है। तो किसी भी कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी रैंडम होती है। रैंडम मतलब हम गेस मारते हैं बच्चे कि उसकी वेलोसिटी एक्स की तरफ भी हो सकती है, वाई की तरफ भी हो सकती है, और जेड की तरफ हो सकती है, तो मतलब रैंडम है। अगर प्लस एक्स की तरफ है तो माइनस एक्स की तरफ भी हो सकती है, और बच्चा अगर प्लस वाई की तरफ है तो माइनस वाई की तरफ भी हो सकती है, और प्लस जेड की तरफ है तो माइनस जेड की तरफ भी हो सकती है।
मतलब मेरे पास जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबकी वेलोसिटी रैंडम है। रैंडम का मतलब किसी की डायरेक्शन मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ गेस मार रहा हूं। अब इसी गेसिंग के चलते बच्चे मैं एक चीज पे तो पहुंच सकता हूँ ना, और वो ये एक चीज है बच्चे, हम ये एज्यूम करते हैं बच्चे, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्स की तरफ को जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, उतने नंबर ऑफ बच्चे हमारे पास मॉलिक्यूल्स नेगेटिव एक्स की तरफ भी जा रहे होंगे। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। भाई आप कैसे एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो गैस मॉलिक्यूल्स पे? आप कैसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो? हाँ या ना? नहीं लगा सकते ना आप रिस्ट्रिक्शन। कैसे लगा दोगे आप कि नहीं ये तो एक्स की तरफ ही जाएंगे? सर माइनस की तरफ भी तो जा सकते हैं जितने एक्स की तरफ जा रहे हैं। और हमारे पास इसके अंदर से जितने पॉजिटिव वाई की तरफ को जा रहे हैं उतने हमारे पास नेगेटिव वाई की तरफ को भी जा सकते हैं। जितने मेरे पास पॉजिटिव जेड की तरफ को जा सकते हैं उतने मेरे पास यहाँ पर क्या कर सकते हैं? नेगेटिव जेड की तरफ को जा सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कुल मिलाकर गैस के मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं, तो आप कोई डायरेक्शन नहीं बता पाओगे। आप बोलोगे सब जगह जा रहे हैं। सब जगह जाने का मतलब उनकी वेलोसिटी हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप सबका एवरेज लोगे तो एवरेज किसके बराबर आ जाएगा बच्चे? बोला जीरो। 0 वो जीरो के बराबर आ जाएगा। रैंडम है। जितनी वेलोसिटी एक्स की तरफ है उतनी वाई, क्योंकि आप क्या ये बोल सकते हो नहीं नहीं मेरी जो गैस है वो यहाँ की तरफ को जा रही है, या ये मेरी गैस जो है बच्चे यहाँ जा रही है। आपकी गैस तो हर पर्टिकुलर उसको जहां जगह मिल रही है वो वहां चली जाती है। गैस की प्रॉपर्टी होती है, वो एक्स की तरफ भी जाएगी माइनस एक्स की तरफ भी जाएगी। ऐसा थोड़ी ना कि वो पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएगी माइनस एक्स की तरफ नहीं जाएगी। अगर ऐसा होगा तो डब्बा पीछे से पिचक जाएगा और आगे से स्ट्रेच हो जाएगा, है ना। अगर पॉजिटिव वाई की तरफ ना जाके नेगेटिव वाई की तरफ जाएगी तो डब्बा नीचे से ओपन हो जाएगा, नीचे से फूल जाएगा, ऊपर से बच्चा हमारे पास कम हो जाएगा, है ना। गलत हो जाएगा ना ये तो। और इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल इक्वल तरीके से हर एक तरीके से बच्चे इधर उधर फैल जाते। तो अगर मैं इसका एवरेज लेता हूं, अगर मैं इसका एवरेज लेता हूं तो बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? ध्यान रखना, दे एवरेज, ये देखो बच्चे मैं एवरेज ले रहा हूं, दे एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज, ऑफ ऑल द वेलोसिटीज बोल रहा हूं बच्चे, स्पीड नहीं बोल रहा हूं। द एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटी बिकम जीरो फॉर द गैस सैंपल। तो ये तो जीरो हो गया। तो फिर अगर कोई पर्सन बोलता है कि भाई इसके एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो आपकी तो हमेशा आंसर क्या आएगा? जीरो। लेकिन मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ, स्पीड नहीं बोल रहा। तो एक बहुत बड़ा हमारे सामने क्राइसिस आ जाता है। तो इस क्राइसिस से निकलने का तरीका क्या? कि पहले आप वेलोसिटी का क्या करते हो बच्चे? बताओ, स्क्वायर। अब स्क्वायर करने से क्या होता है? पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है, तो नेगेटिव भी स्क्वायर होके क्या हो जाता है? पॉजिटिव। फिर उसका मीन लेते हो, लेकिन जो आंसर आया बच्चे वो तो आपका एवरेज किसका है? स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी का। तो फिर लास्ट में हम उसका क्या ले लेते हैं? रूट ले लेते हैं। तो जो वेलोसिटी आती है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अगर मान लिया जाए कि कोई पर्सन आपको ये बोलता है कि मेरे घर के सामने जो पानी का सोर्स है वो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, वो इवेपोरेट हो रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी वेलोसिटी है? तो हम बोलते हैं आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस, क्योंकि रैंडम है, कहीं पर भी बच्चा हमारे पास वो जा सकती है, उसके पास वो कंडीशंस आ जाती है। तो आरएमएस वेलोसिटी रैंडम है, ये बिल्कुल रैंडम वेलोसिटी की वजह से। तो आरएमएस के अंदर हम स्क्वायर क्यों करते हैं? ताकि नेगेटिव भी क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। और फिर स्क्वायर मीन लेते हैं और लास्ट में बच्चे उसको स्केल डाउन करने के लिए, उसको नॉर्मल वेलोसिटी का एवरेज बनाने के लिए रूट ले लेते हैं। तो इसके आंसर क्या पड़ जाता है? आरएमएस वेलोसिटी। होप सो ये बात अब आपको क्लियर हो। आर्यन, ये बात समझ में आ रही है बच्चे आपके पास? आर्यन, ये बात तेरे को समझ में आ रही है बच्चे? नेक्स्ट वन, अगर हम आगे की तरफ को चले तो अब हम यहां पर इसको आगे फोकस करते हैं। देखो ध्यान से समझना, मेरे पास P इज प्रेशर एंड दिस इज 1/3। अब बताओ कि मैम M, और यहां पर मैं स्मॉल n को क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? VRMS का होल स्क्वायर। मैं जो कर रहा हूं वो चीज आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या करना चाह रहा हूं? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। मैं यहाँ पर स्मॉल n को n/v कर रहा हूँ, जहां पर n अग्रिम, मेरे पास n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल
number of the molecules. This is the total number of the molecules. ये total number of molecules है। अब आगे चलते, यहां पर मेरे पास प्रेशर अगर आ जाता है तो बताओ m इंटू n मेरे पास क्या बन जाएगा? शाबाश बोलो कोई बच्चा। यहाँ पर m इंटू n क्या बन जाएगा? कोई बच्चा बता सकता है? यहाँ पर m इंटू n मेरे पास बन जाएगा टोटल मास, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर 1/3 आना चाहिए था, और VRMS का होल स्क्वायर। अंशिता बात समझ में आ रही है बच्चे आपको? तो ये हमारे पास आ गया। तो मेरे पास यहाँ पर अब आपके पास क्या आ गया? तो P is equal to 1/3 मल्टीप्लाइड बाई m अपॉन V। ये वॉल्यूम वाला V है, याद रखना। V आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास क्या आ जाएगा? VRMS का होल स्क्वायर। VRMS का बच्चा हमारे पास होल स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब हम यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम क्या चीज होती है? मास अपॉन वॉल्यूम क्या चीज होती है? मास अपॉन वॉल्यूम क्या चीज होती है? डेंसिटी। तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय VRMS का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और अगर मैं वॉल्यूम को सामने ले जाऊं तो बताओ क्या बन जाएगा? PV इज इक्वल टू किसके बराबर बन जाएगा? बताओ PV इज इक्वल टू किसके बराबर बन जाएगा? 1/3 m इंटू बच्चा हमारे पास VRMS का होल स्क्वायर। इसको बाद में पकड़ेंगे, इस रिलेशनशिप को भी पकड़ना है लेकिन बाद में पकड़ेंगे। बताओ कैसे पकड़ेंगे बच्चे? बताओ शाबाश। पीवी को बच्चे अब हम क्या लिख सकते हैं? शाबाश बताओ। पीवी NRT। लेकिन बाद में पकड़ना है, अभी छोड़ देते हैं। अभी इसको हम छोड़ देते हैं, इसको अभी आराम करने देते हैं बच्चे, इसको बाद में पकड़ते हैं। पहले हम यहाँ पर देखें एक फॉर्मूला, तो मेरे पास यहाँ पर ये चीज आ गई, ठीक, और एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया। दूसरे फॉर्मूले को थोड़ी देर के बाद पकड़ते, तो दोबारा से बच्चे अब हम आगे चलते। मैंने क्या लिखा? मैंने यहाँ पर प्रेशर को लिखा 1/3 मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये बच्चे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय VRMS का होल स्क्वायर। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर देता हूँ डिवाइड। जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूं तो देखो यहाँ पर क्या चीज बन जाती है। शाबाश। तो ये P इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया 2/3। अब आगे चलो, यहाँ पर बच्चे मेरे पास आ गया हाफ, ये 2, ये 3 के सर पे आके बैठ गया। मास की जगह बच्चे मेरे पास मास टोटल आ सकता है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास क्या आ गया? VRMS का स्क्वायर। कोई बच्चा बता सकता है कि मैंने क्या किया? यहाँ पर इसका मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय, तो दिस इज 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी बच्चा अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास आएगी, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये एक और केस है जो टीचर आपको यहाँ पर पूछ सकता है। तो तीसरा एक और फॉर्मूला तैयार हो गया जी। अब बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को अग्रिम, अंशिता, दीक्षा, अगर कोई चीज आपने पूछनी है तो आप निर्माण आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। बोलो नमन, सॉरी, बोलो बच्चे, अगर कोई चीज पूछनी है यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। ये सिंपल रिलेशन ही है बच्चे जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है बच्चे? चलो अब चलते हैं बच्चे हमारे पास यहाँ पर आगे की तरफ, और चीजों को और भी बेहतर ढंग से आगे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या सीखा नाउ फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक? तो अब हम यहाँ पर काइनेटिक, यहाँ पर बच्चे हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आपके पास मॉलिक्यूल एंड आपके पास 1 मोल ऑफ द गैस, 1 मोल ऑफ द गैस, 1 मोल ऑफ द गैस। ये ऑलरेडी बच्चे हम केमिस्ट्री में कर चुके होते हैं, लेकिन दोबारा से इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्या चीज है हमारे पास, जरा देखते हैं। PV इज इक्वल टू 1/3 और बच्चे m इंटू VRMS का स्क्वायर। जहां पर m बच्चा हमारे पास टोटल मास है, जहां पर हमारे पास m क्या है? टोटल मास। तो PV इज इक्वल टू
PV is equal to 1/3 of m into VRMS का स्क्वायर। अब बताओ इसको करेंगे कैसे? ये हमारे पास यहाँ पर क्या चीज बन जाती है बच्चे? PV इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगी? दिस इज NR into T एंड दिस इज 1/3। और ये बच्चा हमारे पास मास टोटल ऑफ द गैस एंड VRMS का होल स्क्वायर। अब ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स है वो हमारे पास यहाँ पर निकलते जाएंगे। अब मैं 3 को सामने ले जाता हूँ, तो 3 आपके पास यहाँ पर इंटू NRT, 3 into NRT is equal to M into VRMS का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दोनों साइड्स को 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड्स को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो बताओ ये हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चे? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाती है? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। देयरफॉर अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस आपके पास किसके बराबर है? शाबाश बता दो। दिस इज 3/2 मल्टीप्लाइड बाई N इंटू R इंटू T। ये हमारे पास आ गई। लेकिन एक बात बताओ बच्चे, अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस की निकालना चाहता हूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ गैस कोई बच्चा बता सकता है कितने? 3/2 RT। 3/2 इंटू R इंटू T। एक तो ये चीज आ गई। और अगर मैं एक मॉलिक्यूल की निकालना चाहता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो देखो वो कैसे निकलेगी? वो बच्चे हमारे पास 3/2। अब बताओ कि मैं स्मॉल n को डिवाइडेड क्या बाय लिख सकता N। हूं? N अपॉन कैपिटल NA इंटू R इंटू T। अब बताओ R अपॉन NA किसके बराबर है? R अपॉन NA बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर है। तो अब बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस किसके बराबर है? शाबाश बोलो। तो ये मेरे पास आएगा 3/2 इंटू KB इंटू T। ये मोल नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। आई एम सॉरी फॉर दैट, ये हमारे पास मोल नहीं है काके, ये हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल है। एक मिनट रुक जाओ, पंगा पड़ जाता है ना। बच्चा बोलता है सर आपने मोल वहां पे भी लिखा, यहाँ पर भी लिख लिया, पंगा पड़ गया। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल आपके पास बन जाता है। बोल करमनजीत, बोल सर शाबाश। ये जो हमने 3/2 NRT वाले फॉर्म में लिखा है वो हमारे को एवरेज देता है कि मतलब टोटल देता है काइनेटिक एनर्जी? अगर बोला जाए बच्चे तो ये सारी चीजें हमारे पास ओवर सिंप्लीफाइड है करमनजीत, ये बहुत ओवर सिंप्लीफाइड है और बहुत ज्यादा जिसको हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमारे को एक सिंपल कैलकुलेशन क्या आपको इक्वेशन में घुमाया जा रहा है तो बच्चे ये एवरेज ही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये बोलते हो क्या सारे गैस मॉलिक्यूल एक ही स्पीड से चलते, तो आंसर है नहीं। कोई कोई मॉलिक्यूल तो हिलता भी नहीं, बड़ा जिद्दी होता है। और सारे मॉलिक्यूल एक जैसी स्पीड से चलते हैं नहीं, कोई अलग अलग स्पीड है। तो ये सब कुछ एवरेज ही है कि ये एवरेज है। यानी कि अगर आपसे कोई पर्सन बोलता है कि जो गैस का टेम्परेचर है वो क्या है, तो आप बोलते हो दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल। यहाँ से टेम्परेचर यही तो चीज आ रही है कि अगर कोई टीचर बोलता है व्हाट इज टेम्परेचर, तो आप क्या बोलोगे? टेम्परेचर of the gas is the kinetic energy, average kinetic energy associated with 1 mole। क्योंकि जब 1 मोल पे आ गई तो अपने आप एवरेज होगी ना बच्चे आपके पास। सोच के देखो कि 1 मोल को कितनी मिली, तो एवरेज ही होती है आपके पास। क्योंकि जब आप ये बोलते हो कि इंडिया के अंदर एवरेज एज कितनी है, तो वो हम एक पर्सन के ऊपर लेके आ जाते हैं, तो वो इसको हम एवरेज ही मान सकते हैं कि दिस इज द एवरेज। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात ये? तो ये सर एक और एवरेज। बात पूछनी थी सर। एक ना सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि जो ये VRMS में देती है ना काइनेटिक एनर्जी, ये होती है रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ मास, तो यस, ऐसा कुछ सेंटर होता ऑफ है? मास रेस्ट पे होना चाहिए। ओके सर। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होना चाहिए। और यहाँ पर कई बच्चे बैठे होंगे, थर्मोडायनेमिक्स की जब हमने शुरुआत की थी तो शायद से बच्चे बताएंगे भी कि मैंने लिखवाया भी था कि जो हमारी गैसेस की इंटरनल एनर्जी होती है वो सेंटर ऑफ मास से ही मेजर की जाती है और उसमें वो रेस्ट पे रहता है। मैंने लिखवाया भी था, ठीक है, लिखवाया हुआ है। चलो अब आगे चलते। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये चीज जब हम आगे की तरफ को लेके चलते हैं तो हमारे पास काफी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन देखो क्या है बच्चा, हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आर्गन। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ आर्गन, 1 मोल
ऑफ आर्गन, 1 मोल ऑफ द आर्गन, ये आपके पास एट 127 डिग्री सेल्सियस 127 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बच्चा हमने इसके वैल्यू को निकाला। सॉल्यूशन बताओ कैसे निकालोगे? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, बताओ ये कैसे दी जाती है? ये बच्चा हमारे पास है 3/2 इंटू आर इंटू टी, तो 3/2 एंड 8.31 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, तो ये 273। अगर मैं आपस में ऐड कर दूंगा तो 0 0 और आपके पास कितना आ जाएगा 400, तो मल्टीप्लाइड बाय 400, तो ये करीबन बच्चा हमारे पास कितनी आ जाएगी? तो ये आपके पास आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इंटू 831, तो कितना आ गया बच्चा हमारे पास? बोलो शाबाश। तो ये हमारे पास कितने के आसपास आ जाएगी? तो ये आ जाएगी 6 8 और एक 1 और ऊपर आ जाएगा बच्चे हमारे पास 48 और 49 49 ही आएगा बच्चे, हाँ या ना? तो ये बच्चा हमारे कितने इतने काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो काके अगर मैं तुम्हें ये बात बोलूं मुझे काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की नहीं चाहिए, 1 मॉलिक्यूल की चाहिए, फिर क्या करोगे? अगर मैं इसी में आपको क्वेश्चन पूछता काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल चाहिए तो बताओ फिर क्या करते आप? तो आप कर देते 3/2 इंटू kb इंटू टी। फिर बच्चा हमारे पास 3/2 kb बच्चे 1.38 इंटू कितना होता है 10 की पावर माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास 23 इंटू 400, और फिर हम इसको सॉल्व कर देते तो ये 200 आ जाता। ये बच्चे 2 0 यहाँ पर उड़ा दो, तो 6 इंटू 138 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 23, तो 8 और 4 18 और 4 बच्चे हमारे पास 22 और 2 तो 8, तो कितना आ जाएगा 828 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल आपके पास आंसर है। लगी बात पता बच्चे आपको? yes. चलो ये कहानी तो खत्म है, यानी कि काइनेटिक आपके पास एनर्जी जो है वो 1 मोल की भी निकालनी आनी चाहिए दीक्षा, और अंशिता हमें 1 मॉलिक्यूल की भी आनी चाहिए। भाई अगर ये बातें हमको क्लियर हैं तो हम बच्चा आगे चल के चीजें और भी कर सकते हैं, और भी बढ़िया ढंग से। भैया कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अग्रिम तेरी तबीयत कैसी है अब? ठीक है सर। पक्का बुखार बुखार तो नहीं है? थोड़ा थोड़ा है सर। थोड़ा थोड़ा है? क्यों भाई, क्यों क्या खाने पे इनवाइट किया बुखार को? नो सर। हाँ तो फिर ये तो भाई बुखार को फटाफट भेज, बोल जा भाई अब काम कर, किसी और को पकड़, आया ना? या फिर फांडा किसी को ना पकड़ सर। क्या क्या पकड़ना जरूर है सर। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, पकड़ना जरूर है। मैं बोला फांडा फुंडा कराओ अपना भाई, कोई थोड़ा बहुत ऐसा थोड़ी ना हिम्मत है यार, कुछ नहीं होता। थोड़ी बहुत बॉडी तो वैसे ही गर्म रहती है, ऐसी कोई बात नहीं, लड़के हो आप, थोड़ी बहुत तो वैसे दिमाग भी गर्म रहता है, बॉडी भी गर्म रहती है। साइड करो, काइनेटिक एनर्जी यही तो पढ़ रहे हैं हम इसके अंदर से। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, वी हैव द काइनेटिक एनर्जी, आपके पास इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो भैया अब दोबारा से लग गया लॉकडाउन, लेकिन WHO की एक भैया रिपोर्ट आई है, वो बोलती है कि स्कूल को खोल देना चाहिए, जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं होता। WHO की आज रिपोर्ट आई है, वो कहता है कि आगे आने वाले टाइम पर इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ने वाली है, और ये बात हम सब जानते हैं बच्चे, क्योंकि अगर हमारे पास एक अच्छे स्टूडेंट ही नहीं मिल पाए, एक अच्छे लीडर ही नहीं बन पाएंगे बच्चे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, देखो अभी कहीं ना कहीं बच्चे कमी किस चीज की हो रही है? बात बच्चे यही चीज है कि अगर मान लिया जाए मैं किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो शर्मा के जवाब नहीं दे रहा, एक सिंपल सी बात है। बच्चा अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहा है क्योंकि उसके बैकग्राउंड पे उसके मम्मी है, पापा, उसके छोटे भाई हैं, या उसको लगता है यार मेरा घर का बैकग्राउंड सुंदर है। तुम्हारे घर पे व्हाइट हाउस है क्या बच्चे, जो देख के बंदा बोलेगा वाह व्हाइट हाउस है ये बंदा? अरे यार तुम जैसे हो ना वैसे के वैसे रहो। और ये इस वजह से जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है ना, ये बहुत कमाल का बच्चा आपके पास असर दिखाएगा आज से 5 से 6 सालों के बाद, अभी नहीं। क्योंकि आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो अपने विचार ही प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये जो जूम वगैरह जो जितनी कंपनीज होगी है, अब इनको लगता है यार जूम मीटिंग करेंगे, तो कल को बच्चे आप किसी कॉलेज में आपका वाइवा होगा बाय जूम, तो बच्चे कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे? मेरी बात को समझ रहे हो? इस बात को आप समझो कि जो आप कर रहे हो, कंपनीज इस बात का ध्यान रखती है, अच्छा ये बच्चा जूम से पढ़ के आया, चल भाई काका तेरी जूम के ऊपर इंटरव्यू लेते,
अब वहां पर तुम बैठे हुए हो, वहां पर तुम बाल ऐसे ऐसे कर रहे हो, वो पकड़ लेगा तुम्हें कि भैया आपने तो जूम के अंदर अपना कैमरा ऑफ रखा, आपने टीचर से कैसे बात की। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा। तो ये आपको एक नसीहत है बेटा, जो आपके लाइफ के अंदर दिन गुजर रहे हैं ना, उससे सीखो कुछ, उससे सीखो। और ये नहीं है कि बच्चे टीचर के सामने चुपचाप बैठे रहो, टीचर बोली जा रहा है, आप कुछ आप इंटरेस्ट शो करो। और ये कुछ नहीं है यार, ये केमिस्ट्री में कर तो चुके हैं। व्हाट इज द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। हमने ये सीखा कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल या पर यूनिट मोल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल भी आपके पास क्या बच्चे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट, यानी केल्विन स्केल का टेम्परेचर। इसका मतलब क्या आ जाता है कि एट 0 डिग्री केल्विन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या हो जाएगी बच्चे, विल ड्रॉप टू 0, विल ड्रॉप टू 0। दुनिया खत्म, मतलब कि फिनिश, बिल्कुल द एंड हो जाएगा दुनिया का तब जब आप 0 केल्विन पे पहुंच जाओगे। और 0 केल्विन पे बच्चे सारे मॉलिक्यूल्स जहां पर है वहीं पर बच्चे रुक जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म, यानी कि वो चीजें चल ही नहीं पाएंगी आपके पास, और बहुत खतरनाक काम हो जाएगा। लेकिन क्या 0 केल्विन टेम्परेचर हम कभी रीच कर पाएंगे? पहली बात है नहीं, ये तो हम कभी रीच नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, अगर कोई बच्चा बोलता है सर क्यों नहीं रीच कर पाएंगे, पहली चीज, आपने एंट्रोपी का नाम सुना होगा कि एक एंट्रोपी नाम की चीज होती है। यस सर। एंट्रोपी बच्चे कभी भी खत्म नहीं होती, एंट्रोपी बढ़ती जाती है। और अगर बच्चे हम यहाँ पर बात करें, मैंने एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी और वहां पर बताया गया था हमारा यूनिवर्स की हीट डेथ होगी, क्योंकि बड़ी काफी चिलिंग डिटेल्स थी उसके अंदर कि हमारा यूनिवर्स की जो डेथ होगी, चिलिंग डिटेल, अब सही या गलत हमें नहीं पता बच्चे। और ये पैराडॉक्स चलते रहते हैं, जैसे आप कोई भी खबर उठाते तो वहां पे कि आज ये एस्ट्रॉयड आने वाला, ये तो ये पैराडॉक्स है कि हमसे कोई ना कोई एस्ट्रॉयड टकरा जाएगा, ऐसा कोई नियर बाय फ्यूचर के अंदर होने नहीं वाला बच्चे। अगले 200-300 सालों तक तो बच्चे हमारी जिंदगी निपट जाएगी, आगे हमारे बच्चे वगैरह देखेंगे, लेकिन बच्चे कोई एस्ट्रॉयड टकराने नहीं वाला, इस बात का ध्यान रखना। कोई, ये पैराडॉक्स है, अभी बोलते हैं कि भैया आओ भाई एफल टावर जितना वो बेले बैठे हुए हैं वो हमसे टकराने के लिए, ये कुछ नहीं है बच्चे। ये हमारे पास जब आप साइंटिफिक जर्नल पढ़ते हो तो वहां पर प्रिडिक्शंस लिखी जाती है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आपके पास बच्चे जितना भी हमारे पास यहाँ पर मटेरियल है, ये हीटअप हो रहा है, रोज हीटअप हो रहा है। और कहा जाता है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब बहुत सारे स्टार्स एक्सप्लोड होंगे, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं बच्चे, उनका टेम्परेचर इतना रेज हो जाएगा कि हमारी जो जो ये सारी की सारी बच्चे हमारे पास जो चीजें हैं वो भस्म हो जाएंगी, वो चली जाएंगी। लेकिन एक और देखा जाए तो कई लोग बोलते हैं कि आज से कुछ बिलियन सालों के बाद जो हमारा सन है, इसके अंदर सारा का सारा हीलियम जो हाइड्रोजन है वो खत्म हो जाएगा, फिर ये बच्चे डिमिनिश हो जाएगा, फिर न्यूक्लियर कुछ विंटर्स आएंगी, फिर बच्चे दोबारा से सन जो है वो चमक उठेगा, दोबारा फिर से लाइफ आएगी, तो सारी सारी चीजें चलती रहती। तो इसका मतलब टेम्परेचर इज रिलेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे जैसे हमारी किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बच्चा हमारे पास बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट इज द स्पीड, द स्पीड एसोसिएटेड विद द स्पीड, नेक्स्ट टॉपिक इज द स्पीड एसोसिएटेड विद द, अब ये याद करने वाली चीज है, स्पीड एसोसिएटेड with the molecules of the gas, with the molecules of the gas। अब ये याद करने वाली चीज है, बकवास चीजें याद, बकवास तो इसलिए कह रहा हूं बच्चे क्योंकि याद करना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा आपका एफर्ट इसमें। अच्छा फॉर्मूला याद नहीं है, ओहो यार फॉर्मूला याद नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, मैं कर लेता अगर फॉर्मूला याद होता। पहली चीज जिसको बच्चे हम यहां पर बोलते हैं एवरेज स्पीड, देखना बच्चे ये एवरेज स्पीड होती है। एवरेज स्पीड के अंदर हम क्या करते हैं बच्चे, इसके अंदर हम जितनी भी स्पीड्स गिवन होती हैं बच्चे, उनको आपस में ऐड करके उसका मीन लगा देते हैं। ये तो बचपन के अंदर हमें मार मार के सिखाया जाता है कि किसी भी चीज का मीन कैसे लेना, और डिवाइडेड बाय आपके पास नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, एवरेज स्पीड आ जानी। हाउ मीन,
मतलब कि मीन निकलता है, एवरेज स्पीड बोल लो, मीन स्पीड बोल लो। तो यहाँ पर बच्चा आपके पास एवरेज स्पीड आपके पास आ जाती है। अगर कोई टीचर आपको नेगेटिव वेलोसिटी दे दे तो पॉजिटिव लेके मीन निकाल दे। क्वेश्चन आएगा पेपर में, अरे यार आ जाएगा तो सबसे आसान क्वेश्चन ये होगा, बकवास क्वेश्चन 6, 3 और 4, एक वेलोसिटी दे दी और आपको एवरेज निकालनी, 6 + 3 आपके पास 9, 9 + 4 13, 13/3, तो आपके पास यहाँ पर इसकी 4 पॉइंट समथिंग के आगे एवरेज स्पीड आ गई। इसका एक और फॉर्मूला होता है बच्चे, इसका हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। और वो फॉर्मूला बच्चा हमारे पास क्या है, वी, यहाँ पर बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यह बच्चा हमारे पास आ जाता है अंडर रूट ऑफ, हमारे पास कितना आ जाता है 8KT अपॉन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चे, पाई इंटू अपॉन पाई। तो ये बच्चे पाई इंटू बच्चा हमारे पास एम, दिस इज पाई अपॉन एम बच्चा हमारे पास। तो ये बच्चा हमारे पास एम जो है, ये एम बच्चे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो दिस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। हाँ बोलो ग्रीन, बोलो बच्चे। आर में आर आएगा ना के की जगह? अभी आर ले आते हैं आप, कोई टेंशन काहे ले रहे हो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, लेके आते हैं आर को, कोई बात नहीं। ये बच्चा एम क्या बच्चा हमारा, चलो पहले आर ही ले आते हैं। आर तुमको लग रहा है कि कहीं पे सर छोड़ा है मेले के अंदर, चलो भाई लेके आते हैं पहले आर। तो आर को कैसे लेके आओगे भैया, के इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आर अपॉन, ले आओ भी आर को। तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 8, और बच्चे के की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, आर अपॉन बच्चा हमारे पास पाई इंटू स्मॉल एम इंटू एन और मल्टीप्लाइड बाई टी, ठीक है काका जी। अब मेरे पास एन अपॉन एन ए, ये बताओ किसके बराबर होता है, ये आपके पास गिवन मास अपॉन मोलर मास भी हो जाता है, है ना बच्चे। तो m इंटू एन ए, तो ये एक तरीके से बच्चा हमारे पास इसको हम कैपिटल M भी लिख सकते हैं। आ गया बच्चा हमारे पास, बताओ शाबाश। तो ये 8 अपॉन पाई इंटू कैपिटल M, तो आ गया बच्चा आपके पास। क्या मुश्किल है इसके अंदर से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर से, ये ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में एक बार कर चुके होते। फिर बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है भैया, इसको निकालने का भी तरीका पता होना चाहिए। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आपकी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, इसको निकालते कैसे है, तो VRMS, जितनी वेलोसिटीज हैं बच्चे उनका आप स्क्वायर कर लो, तो V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ऑफ Vn का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय उसका एवरेज ले लो और रूट निकाल दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आरएमएस है। और टीचर जो भी वेलोसिटी देगा बच्चे आरएमएस सब निकालना आना चाहिए। ये केमिस्ट्री में भी आप ऑलरेडी आप कर चुके होते हो। हाँ, अगर वहां से यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि सर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। तो VRMS को निकालने का एक और तरीका, वो चाहे तो बच्चे हम प्रेशर में भी निकाल चुके हैं। कैसे निकाल चुके हैं जरा देखें, हमारे पास VRMS यहां से निकलता है बच्चा, अगर आप ध्यान से देखें तो VRMS के बहुत फॉर्मूले हो जाते हैं, बड़े गजब गजब के फॉर्मूले बच्चे। यहाँ पर देखो 3P अपॉन रो, तो एक ये फॉर्मूला भी है। मैं आपको सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट बच्चे इसके लिखवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पेपर के अंदर बच्चे दिक्कत ना आए। तो पहला फॉर्मूला तो बच्चे हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ यहाँ पर 3RT अपॉन कैपिटल है, या फिर बच्चा हमारे पास ये बच्चा अंडर रूट ऑफ 3KT अपॉन स्मॉल m, एक मोलर मास है, एक बच्चा आपके पास यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास है। चलो आगे चलते हैं। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, मेरे पास P किसके बराबर था, तो P हमारे पास था 1/3 इंटू बच्चा हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू VRMS का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला और तैयार हो गया, जल्दी बता दो क्या क्या फॉर्मूले तैयार हो गए मेरे पास। तो VRMS का एक फॉर्मूला और क्या तैयार हो गया, अंडर रूट ऑफ 3PV अपॉन कैपिटल। इसी से बच्चे NRT आता है, मेरी बात समझ रहे हो, इसी से आपके पास NRT आता है। या फिर मेरे पास यहाँ पर ये डेंसिटी भी है, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 3P अपॉन रो, ये हमारे पास इसकी क्या आ जाती है, आपके पास एक और फॉर्मूला जहां पर रो हमारे पास डेंसिटी आ जाती है इस पर्टिकुलर गैस। कोई कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आ रहा हो तो वो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। जी करना, जब भी हमने निकाले तो ये 1 मोल के लिए निकाले
होती है? ये 1 मोल के लिए होती है बच्चे, हमारे पास 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल के लिए होती है बच्चे। जी बोलो। सर ये ना मैं ज्यादातर 1 मॉलिक्यूल। में शाह की मतलब आप ना थोड़ा अलग सा लिख दिया करो, मास टोटल और मास ऑफ मोलर मास डिफरेंस मैं हो जाएगा। कैपिटल एम और स्मॉल एम लिख ही रहा हूँ। स्मॉल नहीं, सिर्फ वो 3 चीजें होंगी ना। कैसे? स्मॉल एम आप किसके लिए ले रहे हो? स्मॉल एम बच्चा हमारे पास एक सिंगल बच्चा हमारे पास मॉलिक्यूल के लिए ना, आपके पास गिवन सिंगल मास के मॉलिक्यूल लिए। है ना, सिंगल मॉलिक्यूल। चलो मैं गिवन आपको फिर बता दूंगा, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए ले रहे हैं बच्चे, ठीक टोटल है। मास और के लिए क्या ले रहे हो सर? कैपिटल एम, तो फिर मोलर मास। तो मोलर मास भी आ ही जाएगा बच्चे हमारे पास इसके अंदर से। मोलर मास आपके पास 1 मॉलिक्यूल के 3 ऊपर ले RT जाओ, बाय एम वाला है, उसमें मोलर मास है ना? इसके अंदर बच्चे बोलो बोलो। सर अंडर रूट 3 RT बाय एम वाला जो है, उसमें हाँ हाँ, उसके अंदर मोलर मास है ना? देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसके अंदर आपके पास क्या है बच्चे, कि आप ये सारी चीजें 1 के ऊपर ले जाओ तो आपको अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, यानी कि एक मॉलिक्यूल के लिए। मेरी बात समझ गए? एन को आप 1 ले लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एन अपॉन एन ए इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल, इसको 1 ले ले बच्चे। तो अब तुझे यहाँ पर बातें बिल्कुल समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। स्मॉल एम इज इक्वल टू आपके पास स्मॉल एम इंटू एन ए इज इक्वल टू कैपिटल। मेरी बात को समझ गया? मेरी बात को समझ गया? अब तुझे यहाँ पर सारी बात यहाँ पर समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि कहीं पर भी बच्चे हमने स्मॉल एम को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, आर एन ने। तो स्मॉल एम बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, स्मॉल एम क्या आ गया बच्चे हमारे पास, बोल शाबाश, गिवन मास। ठीक है बेटा। और हमारे पास कैपिटल एम क्या आ गया बच्चे हमारे पास, मोलर मास। क्लियर है ये वाली चीज? अब चीज क्लियर है। एन को 1 ले ले बच्चे, तेरे को अपने आप सारी चीजें समझ में। ओके क्योंकि एक मॉलिक्यूल कर लेते हैं। चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी अगर हम आगे बढ़ाएं, याद करने वाली कहानी ज्यादा है इसके अंदर से, कि आप ज्यादा से ज्यादा याद करके आप चलो। और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज आ जाती है, चलो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारे पास, कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड, कैलकुलेट द आरएमएस आपके पास वेलोसिटी का, कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल एट एसटीपी, एयर मॉलिक्यूल एट एसटीपी, एट आपके पास यहाँ पर एसटीपी। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और बच्चे डेंसिटी ऑफ द एयर इज, द डेंसिटी ऑफ द एयर इज 1.3, और यहाँ पर और कुछ नहीं, 1.3, और बच्चे केजी पर मीटर क्यूब। मुझे यहाँ पर वी आर एम एस निकालनी है, तो वी आर एम एस अंडर रूट ऑफ 3p अपॉन रूट। बस बच्चे अब हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो ये मेरे पास अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ और डेंसिटी 1.3 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो आंसर कम्स आउट टू बी 484.2 मीटर पर सेकंड। भाई साहब इतनी स्पीड से हमारी साउंड ट्रेवल करती है। हमारी जो साउंड है बच्चे वो हमारे पास करीबन इतनी स्पीड से ट्रेवल करती है। जब हम किसी से से बात करते हैं तो 484.2 मीटर पर सेकंड से हमारी आवाज ट्रेवल कर सकती है। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे आपको? आया ना? आसान है यार, आसान। Yes, हमारे पास अब, हाँ बोल 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 बोल, अरे क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, आपके पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या चीज हो जाती है, द वेलोसिटी दैट इज अटेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द वेलोसिटी अटेन्ड बाय, द वेलोसिटी अटेन्ड बाय मैक्सिमम, velocity attained by maximum number of the molecules, maximum number of the molecules, maximum number of the molecules, maximum number of the molecules। हमारे पास जैसे मेरे पास 5 आपके पास A, B, C, D और E 5 मॉलिक्यूल्स है। इनकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड, इन पांचों की। तो यहाँ पर मेरे पास 3 ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। तो आप क्या बोलोगे, इसके मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कितने के बराबर है, 2 मीटर पर सेकेंड।
इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वन, अब इसका फॉर्मूला बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? इसका फॉर्मूला बच्चा हमारे पास आ जाएगा द वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल इज अंडर रूट ऑफ 2 into k into कैपिटल T अपॉन m, या फिर अंडर रूट ऑफ 2 into k, तो ये r into t अपॉन कैपिटल आपके पास m। तो एक स्मॉल m है, गिवन मास कैपिटल M बच्चे मोलर मास। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को क्या लेके चलते हैं? 1 लेके चलते हैं। इन सारे रिजल्ट से मुझे क्या क्या चीजें पता लगी, जरा कोशिश करते हैं समझने की। मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ। मेरे पास वेलोसिटीज हैं 6 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। टीचर मुझे बोलता है कि एवरेज स्पीड निकाल कर बताओ। कौन बच्चा बताएगा एवरेज स्पीड? तो 6 + 4 + 2 + 3 + 2 + 1 + of 2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइड बाय 7। टीचर मुझे VRMS निकालने को बोलता है। कौन बच्चा निकाल कर बताएगा? तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4 प्लस ऑफ 9 प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 7। और कोई बच्चा बता दे वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल कितने के बराबर? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। लो जी, काम खत्म। अब आप इसके वैल्यू को निकालते चलो, आंसर आ जाएगा। 6 4 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 कितना? 20/7 फर्स्ट 20/7। चलो कोई बात नहीं, वो तो बाकी बाद में देख लेंगे। अंदर बच्चा हमारे पास कितना आ गया? ये शाबाश बताओ। सर रूट 54/7 अंडर रूट ऑफ 54 डिवाइड बाय 7 मीटर पर सेकंड। लो जी, क्वेश्चन हो गया सर। क्या मुश्किल था इसके अंदर? फिर हमारे पास दूसरी डिस्कशन आ सर जाएगी। नहीं सर 74 है 74 ओए मैं पता बेटा तू गया पलट बेटा, गया सर। तो बेटा 74 अभी देख लो अपॉन 7 देख लो भाई। नहीं सर यही है। यस सर यही है। चलो कोई बात नहीं, मैं बोला कहीं पर इंजेक्शन का असर हो गया। इंजेक्शन बाजू में लगाया था, सर पे तो नहीं लगाया था। बच्चा बोले कि मेरे सर पे लगा दो, दर्द कम होगा। चलो यहाँ पर अब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? नेक्स्ट पॉइंट अब मेरे पास आ जाता है कंपैरिजन। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, हालांकि उसके लिए अभी टाइम बचा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मैं कंपेयर करके देखूं तो मुझे एक बात समझ में आती है, और वो ये बच्चा हमारे पास कि मेरे पास वेलोसिटी एवरेज के रेशो, आपके पास वेलोसिटी RMS की रेशो और वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल की रेशो अगर आप निकालने जाएं तो कितने के बराबर है? अंडर रूट ऑफ 8 KT अपॉन पाई इंटू m, अंडर रूट ऑफ रेशो सॉरी नॉट इक्वल, अंडर रूट ऑफ 3 KT अपॉन स्मॉल m, रेशो अंडर रूट ऑफ 2 KT अपॉन आपके पास स्मॉल m। तो रेशो कितने के बराबर है? तो अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन पाई, अंडर रूट ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा 3, अंडर रूट ऑफ 2। अगर मैं इसको फर्दर, अगर इसमें से मान लीजिए कि मैं निकालना चाहता हूं, तो मैं इसको यहाँ पर 4√2, तो 4 बाहर आके यहाँ पर 2, अब आपके पास √2 अपॉन पाई, यहाँ पर भी अंडर रूट है, रेशो अंडर रूट ऑफ 2 और अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 2। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है? इनकी कंपैरिजन। सो रेशो ऑफ देयर वेलोसिटी, द रेशो ऑफ द वेरियस वेलोसिटी, द रेशो ऑफ द वेरियस आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी। आप इसको अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हो, जैसे आप इसको हो सकता है पाई से मल्टीप्लाई कर दे, तो 2√2 रेशो, तो अंडर रूट ऑफ 3 पाई एंड बच्चे रेशो ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 इंटू पाई। तो सर वो पाई से मल्टीप्लाई होता है 2√2 पाई नहीं आएगा यहाँ पर बच्चे? एवरेज में, रूट पाई है ना नीचे। हाँ तो आपके पास वहां पर बाद में किया ना मैंने इसको, रूट ओके 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 ओके। रूट पाई से मल्टीप्लाई कर दी ना बच्चे। तो बेटा आज बहुत मिसलीड कर रहा है, मैं देख रहा हूँ आज 74 की जगह 54। लेकिन नमन जो है ना अपने उससे नहीं जा रहा है, क्या नाम है, बच्चों को बिल्कुल वो करने की कोशिश कर उन्होंने बोला सर मुझे मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसके रिजल्ट है, इसको भी बच्चे आपने याद। अच्छा, सबसे बड़ी कौन सी वेलोसिटी होती है?
बताओ शाबाश। सर VRMS, RMS, उसके बाद बच्चे एवरेज, और सबसे लास्ट में मोस्ट मोस्ट प्रोबेबल। इसके लिए बच्चा आप वर्ड याद रखना, राम। राम वर्ड याद रखना बच्चे। सिद्धार्थ सर ने भी ऐसे ही करवाया सर। हाँ क्या क्या? सिद्धार्थ सर ने भी सेम करवाया है। अब वर्ड तो एक ही बनता है बच्चे, अब राम ही बनेगा बच्चे, और तो कोई बनना, रैम बन गया, राम बन गया, और की बनाना बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास, यहाँ पर राम बच्चा हमारे पास यहाँ पर वर्ड बन जाएगा। तो ये बच्चा RMS, ये एवरेज है, और ये बच्चा हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल है आपके पास। तो ये हमारे को यहाँ पर क्या हो जाती है बच्चे, चीजें पता लग जाती है। तो ये चीज बच्चे हमको अगर यहाँ पर पता लगती है, तो कि देखो हमारे पास जो होती है ना, स्पीड डिस्ट्रीब्यूटेड होती है बच्चे। आप ये मत समझना कि स्पीड जो होती है बच्चे वो हमारे पास जीरो नहीं होती है, जीरो भी होती है, स्पीड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। स्पीड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मॉलिक्यूल्स। अगर आप कोई भी गैस का सैंपल लेते हो, अगर आप कोई भी गैस का सैंपल लेते हो, याद रखना VRMS इज ग्रेटर देन V आपके पास एवरेज, एंड दिस इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल। तो जो भी हमारे पास स्पीड्स होती है, ये आपको केमिस्ट्री के अंदर भी करवाया गया होगा, इसकी ग्राफ अगर आप बनाते हो तो इसका ग्राफ बच्चे आपके पास इस तरीके से बनता है, हाँ या ना? ये ग्राफ बच्चा हमारे पास इस तरीके से बनता है, ये आपने देखा होगा, ये आपने बच्चे यहाँ पर देखा होगा कि ये ग्राफ बच्चा हमारे पास इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए बच्चे, तो ये आपके पास ऊपर की तरफ को क्या आ जाती है बच्चे, वेलोसिटी, ये बच्चे वेलोसिटी है, और नीचे बच्चे हमारे पास क्या आते हैं, नंबर ऑफ क्या आ जाते हैं बच्चे, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपको बता रही, यहाँ कहीं पर आपके पास VRMS, फिर बच्चे V एवरेज होता है, और बच्चे हमारे पास ये आपके के लिए क्या आ जाती है बच्चे, V मोस्ट प्रोबेबल। तो ये बच्चे R है, VR, ये बच्चे हमारे पास V एवरेज है, और ये बच्चे हमारे पास V मोस्ट प्रोबेबल। लेकिन एक क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर आपको जरा सोचना है, मैं आपको एक दिन का टाइम देता हूँ, क्या ये ग्राफ सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है? क्यों, क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन है, सिमेट्रिकल क्यों नहीं है यार, एसिमेट्रिकल क्यों है? ये क्वेश्चन बच्चा आप अपने दिमाग में रखिएगा कि why this graph is asymmetrical, why this graph is asymmetrical, why this graph is asymmetrical। इसके asymmetrical होने की वजह बच्चे आपके पास क्या है, इसको ढूंढने की कोशिश करना, क्या केमिस्ट्री में इसकी वजह आपको मिलती है? जरा सोचना बच्चे, हमारे पास जरा सोचना कि क्या इसकी वजह आपको मिलती है, और अगर वजह मिलती है तो ये आपको आगे चल के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ लेके जाएगी, जो कि आपको बताएगी कैसे हमारे आसपास की दुनिया या लॉस काम करते हैं। चलते हम आगे की तरफ, नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर अब आपके लिए टॉपिक क्या आ जाता है बच्चे, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम। द कॉन्सेप्ट ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम। हालांकि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत बहुत बार कर चुके हैं, मतलब कि इतनी बार कर चुके हैं बच्चे कि हमको ऑलमोस्ट पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, द नंबर ऑफ द independent ways, the number of the independent ways in which a gas sample या gas molecule या gas atoms can pick up the energy, और absorb the energy, कि यह एनर्जी को किस तरीके से एब्जॉर्ब करती है या फिर एनर्जी को किस तरीके से पिक करती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चे हमारे पास हम देखते हैं किसके बच्चे, द नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट वे। ये करमनजीत बोलो बच्चे, सर ये हमारे पास डाउट था कुछ, क्या बच्चे, बोल लास्ट स्लाइड में डाउट था। हाँ बोल शाबाश बोल। जो मोस्ट प्रोबेबल है वो एंड में तो नहीं आते, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा तो लास्ट में होंगे ना ग्राफ के। कैसे, जैसे जो हमने बिल्कुल नीचे बनाया पॉइंट, वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है ना, तो मोस्ट प्रोबेबल तो वही होनी चाहिए। आप जरूर कह सकते हो बच्चे, यहाँ पर भी बच्चे हमारे पास इसके लिए मैथमेटिकल बच्चा हमारे पास एक पूरा बोल्ट्जमैन का एक एक्सप्रेशन बनता है, वो बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है भाई, वो याद भी नहीं होता है मुझसे, तो वहां से बच्चे हमको पता लगता है कि ये कहाँ पर लाई करेगा, और ये तो सिर्फ एक कंपैरिजन है बच्चे। अगर आप देखें बच्चे तो ये हमारे पास कंपैरिजन है, क्योंकि
जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चे, उनकी शुरुआत और उसके एंड पॉइंट, ये तभी तो बच्चे इसके अंदर आंसर छुपा हुआ है। क्या आप जो बोलना चाह रहे हो आंसर बच्चा हमारे पास उसी के अंदर यहाँ पर छुपा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी बच्चे जाकर जीरो की तरफ ड्रॉप कर जाएगी। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स भी तो होंगे जिनकी वेलोसिटी आपके पास जीरो होगी, क्योंकि अगर आप किसी पानी के सैंपल को इवेपोरेट करते हो तो क्या सभी पानी के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं? यस और नो? नहीं ना, नहीं होते ना, सिर्फ बच्चे, सरफेस क्यों? वाला, सिर्फ सरफेस वाले, और सरफेस वाले ही क्यों होते हैं बच्चे हमारे पास? उनकी एनर्जी या फिर ज्यादा होती है। पानी के ऊपर जो उस वक्त मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी आपके पास वेलोसिटी है? क्या वो मोस्ट प्रोबेबल है, क्या वो एवरेज है, क्या वो आरएमएस? ये सोचने वाली बात है कि उनके पास कौन सी वेलोसिटी है सर, जिससे वो जाना चाहते हैं। तो अब जिनके अगर आरएमएस है कि मोस्ट प्रोबेबल है, आरएमएस ही होगी, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा और जब पानी बॉईल करेगा तो तब भी आरएमएस ही होगी। हाँ, थोड़ा सोचो, थोड़ा इसके अंदर हो जाएगा, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, इसका आंसर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, करवा दूंगा मैं। फिलहाल बच्चे ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बच्चे। नेक्स्ट, so this is the number of independent way in which a gas atom can pick up the energy। एक एनर्जी को बच्चा हमारे पास पिकअप कर सकता है, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, इसको मोशन के साथ रिलेट करते हैं। जैसे बच्चा हमारे पास मोनो एटॉमिक है, हमारे पास जो मोनो एटॉमिक आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है? F is equal to 3n minus of k। ये बच्चे हमारे पास n के, आपके पास n, यहां पर मेरे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और k बच्चे हमारे पास क्या है? इनके बीच का रिलेशनशिप। के बच्चा हमारे पास क्या है? रिलेशन अमंग द मॉलिक्यूल्स, द रिलेशन अमंग द मॉलिक्यूल्स, द रिलेशन अमंग द मॉलिक्यूल। के मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास क्या रिलेशन? मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक के लिए n की वैल्यू बच्चे 1 और k की वैल्यू 0, क्योंकि बच्चे हमारे पास एक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल सिर्फ ट्रांसलेट कर सकता है, रोटेट नहीं कर सकता, ये सिर्फ ट्रांसलेट कर सकता है बच्चे, ये ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है। जो हमारा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है बच्चे, वो इस गेंद की तरह होता है, लेकिन इस गेंद की तरह बच्चा हमारे पास उसका साइज नहीं होता है, साइज बहुत छोटा होता है, और उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल होता है, तो उसकी रोटेशन हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन करता है, और ये 3 तरीकों से हो सकती है। ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल यहां पर भी जा सकता है, ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल ऊपर भी जा सकता है, और ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल यहां पर भी जा सकता है। तो इट कैन गो ऑन एक्स, वाई और जेड। तो हमारे पास इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने के बराबर आती है? 3 into 1 प्लस ऑफ माइनस ऑफ, नॉट प्लस, माइनस ऑफ 0, तो ये 3 है, और ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके साथ एसोसिएट हो जाती है? शाबाश, दिस इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसलेटरी मोशन। मोनोटॉमिक, डायटॉमिक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डायटॉमिक की, तो डायटॉमिक के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, सो वी हैव द डायटॉमिक। अब ध्यान से समझना, सो वी हैव द डायटॉमिक। डायटॉमिक के अंदर बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? अब n की वैल्यू मेरे पास 2 है और k की वैल्यू 1। अब k 1 क्यों आ गया? ये जो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजिड बॉन्ड होता है, ये ऐसे, ये हमारे पास इस तरीके से 2 बॉल्स की तरह, ये 2 बॉल्स की तरह, और ये एक दूसरे के सामने बच्चा हमेशा एक फिक्स्ड बॉर्ड लेंथ के ऊपर रहती है। अब ये बॉल्स अगर अपनी अपनी एक्सिस पे रोटेट होंगी, तो उस रोटेशन का हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत छोटा है। लेकिन अगर ये बॉल्स ऐसे मूव करती हैं अलोंग दिस एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, आपके और मेरे बीच में जेड एक्सिस है, तो ये एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। या फिर ये बच्चा अगर ऐसे रोटेट होती है, ऐसे, ये ऐसे, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। और हमारे पास अगर ये ऐसे रोटेट होती हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम है। यानी अगर मेरे पास ये 2 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में हमारे पास एक बॉन्ड है, ये एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर सकती है, ये वाई एक्सिस पे भी ट्रेवल कर सकती है, और जेड पे भी ट्रेवल कर सकती है। ये हमारे पास इस तरीके से
आपके पास ऐसे रोटेशन शो कर सकती है, और हमारे पास यहां से आपके पास इस तरीके से भी रोटेशन शो कर सकती है। तो एक रोटेशन इसके सामने वाली प्लेन के अंदर हो जाएगी, ऐसे गोल घूमेंगे ये मॉलिक्यूल, ऐसे करके आपके पास गोल घूम सकते हैं। और एक रोटेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर भी हो जाएगी, ये मॉलिक्यूल इस तरीके से इस प्लेन के अबाउट भी क्या कर सकते हैं बच्चे, रोटेट कर सकते हैं ऐसे। एक्स एक्सिस पे रोटेशन नहीं हो सकती, तो एक तो ये वाई एक्सिस पे रोटेट हो सकती है, एक एक्स एक्सिस पे, और जेड एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रोटेशन वैलिड नहीं। तो हमारे पास इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 2 माइनस ऑफ 1, एक बॉन्ड है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 1, तो 5। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 के अंदर 3 क्या है बच्चे, ट्रांसलेशन, एक्स वाई जेड पे जा सकता है, और 2 क्या है बच्चे आपके पास, रोटेशनल। लेकिन एक बात है बच्चे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, ये बच्चा हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स ऐसे एक दूसरे की तरफ बच्चे अप्रोच करना, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत हायर टेम्परेचर। और ये बच्चे या तो क्लोज आ सकते हैं या दूर जा सकते हैं, बॉन्ड के ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन तब जब टेम्परेचर बहुत हायर होगा, यानी कि बहुत बहुत हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, एट वेरी हायर टेम्परेचर, बहुत हायर टेम्परेचर पे बच्चा हमारे पास पता है क्या होगा, इसके पास 2 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगी, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, और बच्चे 2 मेरे पास आ जाएंगे एफ। अब ये एफ क्या है बच्चे, वाइब्रेशनल। इसको एफ नहीं लिख के कुछ और लिख देते हैं, हम इसको कोई और नाम दे देते हैं। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास 2 और आ जाएंगे जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन, लेकिन हायर टेम्परेचर पे टीचर वर्ड यूज करेगा, हायर टेम्परेचर के लिए टीचर वर्ड यूज करेगा कि मैं हायर टेम्परेचर पे इन मॉलिक्यूल्स को देख रहा हूं, तो वाइब्रेशन। और ये 2 क्यों बच्चे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल या तो बच्चे पास आ सकते हैं या दूर जा सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज है, जहां मर्जी जाए तो 2 आ जाएगा। तब तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी बच्चे हमारे पास, 7 हो जाएंगे, लेकिन तब जब टेम्परेचर आपके पास हाई, ऐसे नहीं कि जाकर आप हीरो बनना शुरू कर दो, मुझे पता है 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टीचर ने चक के तुम्हारा पेपर बाहर फेंकना है बेटे, जैसे बोला 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 7 तू कहां से लेके आया, तो वहां पर बच्चे आपके पास जवाब नहीं होगा, बोलते रहना हायर टेम्परेचर, टीचर ने तुम्हारी नहीं सुननी, जब तक वो बोले नहीं तब तक बच्चे हमने उसकी वैल्यू को नहीं डालना। नेक्स्ट वन, अगर मेरे पास ट्राई एटॉमिक गैस आ जाती है, अब बच्चा हमारे पास ट्राई एटॉमिक गैस आ जाती है, अब यहाँ पर इसके 2 केसेस, अब इसमें हम डायग्राम नहीं बनाते, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 है और इसमें 2 केसेस हमारे पास आ जाते हैं, एक मेरे पास लीनियर है और एक बच्चा हमारे पास नॉन लीनियर, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर ये 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे जुड़े हुए होते हैं और नॉन लीनियर के अंदर ये मॉलिक्यूल्स मेरे पास इस तरीके से आपके पास ऐसे जुड़े होते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 2 तरीके से हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, लीनियर नॉन लीनियर। यहाँ पर K की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाती है और यहाँ पर K की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाती है। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने के बराबर है, 3 इंटू 3 माइनस ऑफ 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7। और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू 3 माइनस ऑफ 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएंगी, 6 आ जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास आ जाती है। अब आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बच्चे कॉल करें।